Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack Flat PG. This is Manjari Singh, your Flat PG educator. Flat PG 2024 का एग्जाम कल आपका 3 दिसंबर को कंडक्ट हो चुका है एंड वो पेपर आपका कंप्लीट होने के बाद ही हमने कल इवनिंग में डिस्कशन किया था पेपर का। जी हाँ, पेपर का एनालिसिस हमने किया था, लाइव एनालिसिस किया था एंड कम से कम अराउंड 9 पैसेजेस का हमने आंसर डिस्कस कर लिए थे। तो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच हम आगे उसको परस्यू नहीं कर पाए थे। रिगार्डिंग दैट आज हम डिस्कस मैं करूंगी वीडियो में आज के रेस्ट ऑफ द कुछ पैसेजेस अगेन जो हम वहाँ पे कल कंडक्ट करने वाले थे एंड कुछ एडिशनल मैंने और ऐड ऑन कर दिए हैं। तो जो मेरे पार्ट पर है, जो मैं समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, वो मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेशन मैं आपको ये बता दूँ कि आज सुबह क्लैट कंसोर्शियम ने अपना आंसर की रिलीज कर दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ गलत आंसर की भेजा या समथिंग जो भी उसमें डिफॉल्ट था, तो उसकी वजह से वो बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, डिलीट कर दिया गया वेबसाइट से एंड अभी वापस से उनका आएगा रिफ्रेम होके आंसर की आज रात में या कल सुबह, जब भी आ सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई नोटिस उन्होंने नहीं दी है। तो फॉर दैट से कभी भी आ सकता है, ये हमको नहीं पता है। तो जस्ट कीप चेकिंग द वेबसाइट एंड बाकी हम आपको अपडेट दे ही देंगे। एंड सो बिफोर दैट अभी भी लोग पैनिक कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर वेरी मच पैनिकिंग अराउंड कि भाई क्या है आंसर, क्योंकि अभी तक उनके सामने सही आंसर की हो जानी चाहिए थी। जब गलत आंसर की आ गई तो अगेन बहुत ज़्यादा पैनिक हमको देखने को मिला स्टूडेंट्स के बीच में। उनको था कि मैम ये तो स्कोर बन ही नहीं रहा है, हम तो 0 मार्क्स पर आ गए हैं, हमारे 20-30 नंबर बन रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तो एक दो के साथ हो सकता है, बट सबके साथ अगर हुआ दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ी थी यहाँ पर। तो वो जल्दी से आपकी सही हो जाएगी, क्रॉस चेक कर ली जाएगी एंड आपको सही आंसर की देखने को मिल जाएगी। हमारे साथ मेरा चैनल आप डेफिनेटली फॉलो कर लो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए। जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड सेकेंडली पेपर एनालिसिस हमने कल किया था। रेस्ट ऑफ द पेपर एनालिसिस अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ऐसे ही पैसेज 10 तक हमने एंड बाद के भी कुछ पैसेजेस हैं, लास्ट के जो 2 पैसेजेस हैं वो भी हमने इसके साथ डिस्कस किए थे। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ आपका 11th नंबर पैसेज। साथ ही साथ हम इस सेशन में लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर जो है आपका कैसा आया था, ठीक है, कितने पैसेज कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए थे, ये एक बार को डिस्कस करेंगे। कल इतना डिटेल में हमने नहीं करा था। कल हमारा मेन फोकस क्या था, चलो जल्दी से थोड़ा बहुत आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात हो रही है। जैसा कि मैंने भी अपने स्टूडेंट से क्लास में कहा था कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हो गया, इस पर जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर बार इस पे क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। तो इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी था। देखिए फिर यहाँ पर आ गया, तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे था जिसमें यही प्रिवेंट इन्वायरमेंटल हार्म की बात हो रही थी। एंड देन यहाँ पर ये केस आपको देखने को मिला, 3 जजेस बेंच यहाँ पे मेंशन था। एंड देन इसको हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, अब रिकॉर्ड वीडियो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम आंसर्स को सीधे सीधे जाएंगे। तो जो केस यहाँ पे रेफर किया गया था वो आपका था, क्योंकि पैसेज से इस पर्टिकुलर पैसेज में बहुत कुछ है भी नहीं पैसेज में आंसर, इसलिए भी नहीं पढ़ेंगे। ये केस था आपका प्राग्नेश शाह वर्सेज अरुण कुमार शर्मा का, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको कंसिडर करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है आपका एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ। ये अपना रेफरेंस या रिकॉग्निशन पहली बार किस केस में पाया, किस केस में यहाँ पे था, तो यूएनईपी गवर्निंग काउंसिल ऑफ डिसीजन 2013। आप इसमें देख सकते हो कि रूल ऑफ लॉ की यहाँ पर एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ की काफी बात करी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आपका रियो डिक्लेरेशन का प्रिकॉशनरी अप्रोच से डील करता है, तो आपका इसका आंसर है 52 का बी। जी हाँ, प्रिंसिपल 15 इससे डील करता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हिस्ट्री में जो 3 माइल आइलैंड है, ये किस के लिए रेफर किया गया है, तो ये आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के लिए रेफर किया गया है। In which of the following cases precautionary principle was used for the first time in environmental law jurisprudence? ये और ये वाला जो नेक्स्ट है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ये मैंने कहा है कि आपके लिए हमेशा आया है, हमेशा हर बार रिपीट होते हैं ये। तो वही कॉन्सेप्ट जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था वो फॉर द फर्स्ट टाइम एनवायरमेंटल लॉ जूरिस्प्रूडेंस में किस केस में यूज किया गया था, तो 54 का आंसर है ए, वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम, यूनियन ऑफ इंडिया। In which of the following cases doctrine of public trust was first used in Indian environmental law jurisprudence? इसका आंसर है आपका एनसी मेहता वर्सेस कमल नाथ। नेक्स्ट पैसेज हम देखेंगे यहाँ पर आपका 15 वाला, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ कुछ पैसेजेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बीच में, ये आपका मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स एक्ट पे था। अब आएंगे हम 15 वाले पे।
तो 15 वाला आपका क्रुएल्टी पर ये प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। 15 वाले की अगर हम बात करें तो मोर और लेस ये फैमिली लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, प्लस क्रुएल्टी आपका कॉन्सेप्ट आईपीसी में भी आता है, तो चाहे आप उसको आईपीसी में कंसिडर कर लो, चाहे आप उसको फैमिली लॉ में कंसिडर कर लो। इलिसिट रिलेशनशिप की बात हो रही है, मेड बाय अ स्पाउस। अच्छा, यहाँ पर पैसेज से क्वेश्चन लिया गया है, तो एक बार हम पैसेज को देख लेते हैं। Such assertions of illicit relationship made by a spouse have been held to be acts of cruelty by the Supreme Court। इस केस में कहा, ठीक है, कि जो assertions होते हैं illicit relationship के, जो spouse लगाता है उसको cruelty माना गया है। While deliberating on the accusation of unchastity or extramarital relationship जो level करता है by the husband, apex court ने observe किया कि ये जो allegations होते हैं ये ग्रेव असॉल्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कैरेक्टर, ऑनर, रेपुटेशन एंड हेल्थ ऑफ द वाइफ पे एंड अमाउंट करते हैं टू द वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रुएलिटी। तो अगर पूछा जाए वर्स्ट फॉर्म ऑफ क्रुएलिटी तो आपको ये याद रखना है ना। ये जो असर्शंस है ये डब्ल्यूएस में किए गए और सजेस्टेड इन द कोर्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन बीइंग ऑफ क्वालिटी व्हिच कॉज द मेंटल पेन, एग्नी एंड सफरिंग आर सफिशिएंट बाय इटसेल्फ टू अमाउंट टू द रिफॉर्मुलेटेड कांसेप्ट ऑफ क्रुएल्टी इन मैट्रिमोनियल लॉ। प्लेसिंग रिलायंस ऑन दिस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने नगेंद्र वर्सेस के मीना, ये क्रुएल्टी पर केस है, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो अनसब्सटैंशियल एलिगेशंस होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विद द मेड लेवल बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, ये क्रुएल्टी होती है। जब भी यहाँ पे कोई कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस होता है टू सजेस्ट सच एन अफेयर, तो बेसलेस और रेकलेस एलिगेशंस जो होते हैं सीरियस कनेक्शंस होते हैं व्हिच कैन बी अ कॉज फॉर मेंटल क्रुएल्टी वारंटिंग अ डिक्री ऑफ डिवोर्स, मेकिंग सच सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट और द हस्बैंड अगेन अमाउंट्स टू क्रुएल्टी एंड हैज बीन हेल्ड इन। ये वाला केस फिर से पूछा है, तो एक बार हम यहाँ पे अब आगे जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट एक बार देख लेते हैं। व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन एंड सेटल्ड पोजीशन, वी आर द कंसिडर्ड ओपिनियन कि द लर्नड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन इट्स वेल रीजन जजमेंट ऑफ दिस हैज हाईली कंक्लूडेड कि जो अपीलेंट और वाइफ है she had treated the respondent or husband with physical and mental cruelty, entitling him to divorce under 13(1)(a) of the Hindu Marriage Act. The case was extract कहाँ से लिया गया है? सरोज वर्सेस सूरजमल 2023 का ही जजमेंट था। तो 71, what does the Supreme Court considered as the worst form of cruelty in matrimonial law based on the provided paragraph? अभी मैंने कहा कि ऊपर worst form of cruelty यहाँ पर दे रखा है, तो आपको जरूरत पड़ेगी पैराग्राफ की। जी हाँ, तो यहाँ पर 71 का जो आंसर है उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं। 71 का आंसर जो है यहाँ पर सी आएगा। कैसे? अनसब्सटैंशियल एलिगेशंस ऑफ अनचैस्टिटी एंड एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप। देखो, while deliberating the accusations of unchastity and extramarital relationship, the apex court observed कि ये करता है and that is the worst form of cruelty. Next, नागेंद्र वर्सेस के मीना, the Supreme Court of India concluded, क्या conclude किया था कि बेसलेस और रेकलेस एलिगेशंस जो होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के विद द मेड बाय द वाइफ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एंड कैन बी कंसिडर्ड एज क्रुएल्टी अंडर दिस। ये लास्ट में भी लिखा है और ऊपर अगर हम चले जाएं नागेंद्र वर्सेस केस में, तो देखो ऑब्जर्व कि अनसब्सटैंशियल एलिगेशंस जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के होते हैं विद द मेड लेवल बाय द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, ये क्रुएल्टी अमाउंट करता है। ठीक है, व्हेन देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस टू सजेस्ट, तो बेसलेस और रेकलेस एलिगेशंस जो होते हैं सीरियस होते हैं which can be a cause for the mental cruelty warranting a decree of divorce, और वो decree of divorce आपको किसमें मिलेगा? 13(1)(a) में। नेक्स्ट केस है इन द केस ऑफ जयचंद्र वर्सेस अनिल कौर, ये भी लिखा है पैसेज में व्हाट एक्शन इज कंसिडर्ड एज क्रुएल्टी। तो इस केस के हिसाब से किसको क्रुएल्टी कोर्ट ने माना है? तो 73 का आपका आंसर है बी, कि कोई भी अनसब्सटैंशियल एलिगेशंस जो है which cannot be considered as a ground for divorce under Hindu Marriage Act। यहाँ लिखा है ये वाला केस, ये वाला केस आपका देखिए यहाँ पर है, जहाँ पे बात हो रही है कि मैन मेकिंग सच सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट अगेन अमाउंट्स टू क्रुएल्टी। तो ये एलिगेशंस कैसे हैं? अनसब्सटैंशियल एलिगेशंस है। ये लाइन आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, based on the above passage give the reason why the Supreme Court in the mentioned para concluded कि जो appellant या wife है treated the respondent with cruelty। लास्ट में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है लास्ट पैराग्राफ में? इसका आंसर है सी, कि जो रिफॉर्मुलेटेड कंसेप्ट ऑफ क्रुएल्टी मैट्रिमोनियल लॉ का है, ना सिर्फ फिजिकल वायलेंस बल्कि मेंटल एगनी इज अ मैट्रिमोनियल ऑफेंस। इसके लिए भी मैं आपको लाइन दिखा देती हूँ, ये रही आपकी, देखिए रिफॉर्मुलेटेड कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कहीं तो मैंने रिफॉर्मुलेटेड कॉन्सेप्ट देखा था, है ना, एंड लास्ट में ये देखिए फिजिकल एंड मेंटल क्रुएल्टी एंटाइटलिंग टू डाइवोर्स। तो इसी की पूरी कंप्लीट यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट, लास्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इन द प्रोवाइडेड पैरा व्हाट डिड द कोर्ट एम्फसाइज रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एलिगेशन रिलेटिंग टू अनचैस्टिटी एंड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप? ऊपर मैंने भी पढ़ा था
कि अनचैस्टिटी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्रेव असॉल्ट ऑन द कैरेक्टर, ऑनर एंड रेपुटेशन ऑफ द स्पाउस। तो ये हो गए इसके सही आंसर। अच्छा, अब इस पैसेज का पर्सनली, अब मैं एक एक का आपको फीडबैक भी बताऊंगी। अगर मैं कहूँ कि इस पैसेज में क्या हमको जनरल नॉलेज की जरूरत थी, नहीं, इसके सारे आंसर्स आपको पैसेज में मिल गए। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरा पेपर टफ था। हाँ, जस्ट यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। वो मैं समझ सकती हूँ कि टाइम कंस्ट्रेंट्स थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरीके से आपको देखो कुछ कुछ पैसेजेस के कंप्लीट आंसर यहाँ पर मिल जा रहे हैं पैसेज में। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला पैसेज। अच्छा, इसका कितना रोल है, देखो यहाँ पर आपकी 170 की बात हो रही है, यहाँ पे चार्जशीट की बात करी गई है, फिर बात हुई है कि फाइनल रिपोर्ट जब पुलिस सबमिट करती है तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे इतना ज्यादा पैराग्राफ रोल प्ले नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, बट एक ये आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया है इस पर्टिकुलर केस से, अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा से। लेकिन मुझे मोर और लेस क्या लगा कि अगर आपको सीआरपीसी आती है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाना ज्यादा इजी था। जैसे अबव मेंशन केस आपका डील करता है विद द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट। किस प्रोविजन में ये दे रखा है, इसका आंसर है ए 190 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पुलिस रिपोर्ट, क्या सीआरपीसी अलाउ करता है फॉर द डायरेक्शन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है पुलिस रिपोर्ट से, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। 77 का आंसर है सी, यस, कोर्ट कैन डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन एट प्री कॉग्निजेंस स्टेज, जो कि आपका 156 क्लॉज 3 में दे रखा है। इफ अ पुलिस सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट, क्या पुलिस अगर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है तो क्या सीआरपीसी अलाउ करता है मजिस्ट्रेट को टू टेक कॉग्निजेंस ऑन द फाइनल रिपोर्ट। तो यहाँ पे जो है 78 का आंसर सी जहां तक लग रहा है, ठीक है, कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है प्रोवाइडेड एन ऑर्डर अंडर 156 हैज बीन गिवन फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो बात क्या है यहाँ पर कि देखो बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, फिर डिस्पाइट नो चार्जेस वाला भी इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब है क्या ना कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इनका बहुत प्रॉपरली नहीं पूछा गया है। यहाँ पे क्या है कि पुलिस ने अगर फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी तो अब ये मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि वो कॉग्निजेंस फाइनल रिपोर्ट पे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, डिपेंडिंग उनको इन्वेस्टिगेशन करानी है कि नहीं करानी है। तो इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम सी वाला ले सकते हैं, क्योंकि 156 में अभी मैंने आपको बताया कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस आपका ये हो जाएगा, ठीक। अदरवाइज फिर वही बात आ जाती है कि और फिर केसेस बनते हैं कि भाई सबमिट करा रहे हैं कि फिर क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे तो सी होना चाहिए, अदरवाइज जो दूसरा आंसर हो सकता है वो नन ऑफ द अबव हो सकता है। 79 पे आ जाए, अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एक रिक्वायरमेंट है कि फर्दर रिपोर्ट कुछ ऐड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूली फाउंड एविडेंस, तो क्या परमिसिबल है। जी हाँ, डेफिनेटली ये परमिसिबल है आपका अंडर 173 क्लॉज 8, एंड ये आपका कहलाती है सप्लीमेंट्री चार्ज शीट। ये आपने पढ़ा भी होगा जब आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा, तो इसको हम सप्लीमेंट्री चार्ज शीट भी कहते हैं। 80 इन केस मान लीजिए एक एलिज्ड ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल नेचर का है एंड 3 एडिशनल आपके एलिज्ड ऑफेंसेस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल नेचर के, तो इसके केस का पूरा नेचर क्या बनेगा। अब सीधी सी बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि कॉग के केसेस में अलग से इन्वेस्टिगेशन होगा, नॉन कॉग के केसेस में अलग सा होगा। आपने अगर 155 को क्लॉज 4 पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर एटलीस्ट एक आपका ऑफेंस कॉग होता है, बाकी कितने भी आपके नॉन कॉग हो, तो वो कंप्लीट उसको हम कंसिडर करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंड देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर कि नेचर जो केस होगा वो कॉग्निजेबल होगा एज पर सेक्शन 155 क्लॉज 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड अगला ही पैराग्राफ हम लोग लेंगे एंड दिस इज रिलेटेड टू आपका आईपीसी, ठीक है। सो देयर इज नो गेंसिंग अगेन, ये पूरे का मुझे कोई रोल नहीं दिखाई दिया, ठीक है, एक बार आप बहुत आराम से इसको पढ़ सकते हो। दिस इज समथिंग अ स्टोरी व्हिच दे आर ट्राइंग टू टेल and it plays no role in solving the question because they are just asking the fundamentals of the IPC। तो अगेन मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ के समझ जाना चाहिए था कि क्या इससे हमें आंसर मिल सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आप पहले क्वेश्चंस देखिएगा एंड देन आप पैसेज पढ़िएगा, अगर आपको लगता है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस पैसेज का कि कौन से स्पेसिफिक एक्सेप्शंस है। भाई सेक्शन 300 आईपीसी जब हम देखते हैं तो उसके स्पेसिफिक एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, राइट। तो द आंसर इज डी, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन गुड फेथ है, एंड सडन फाइट विदाउट प्रीमेडिटेशन है। नेक्स्ट, जनरल और स्पेसिफिक डिफेंसेस में आईपीसी में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका
कि आपको जनरल डिफेंसेस जो है वो हर तरीके के ऑफेंसेस पर होते हैं और चैप्टर 4 में दे रखा है। ये इट वाज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई क्योंकि चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस है, वाइल स्पेसिफिक डिफेंसेस जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव ऑफेंस के लिए होते हैं, जैसे कि आपका मर्डर वगैरह के केस में दे रखा है। Under which exception it is expressly stated that it is immaterial which party offered the provocation। तो अगर हम sudden fight without premeditation की बात करेंगे तो वहां पे भी एक तरफ से आपका heat of arguments होता है, provocation होता है, grave and sudden में होता ही है। ड्यूरेस पे भी अगेन आपका कोई किसी को कंपेल करता है, फोर्स करता है कुछ करने के लिए, तो प्रोवोकेशन है। यहाँ पे जो आंसर है कि जिसमें कोई पार्टी ऑफर, मतलब ये इससे फर्क नहीं पड़ता क्या प्रोवोकेशन कहाँ से आ रहा है, तो दैट इज कंसेंट कुड बी द आंसर यहाँ पर, जिसमें एक आदमी मतलब खुद से कंसेंट दे रहे हैं एंड इट इज नो प्रोवोकेशन इज रिक्वायर्ड हियर। कौन सा प्रोविजो है टू द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो आपका पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी में, उसके क्या एक्सेप्शन है? तो इन सब में से उसका एक्सेप्शन है सी, कि प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा स्टेट किया गया था, केम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। सो कमिंग टू दिस, ये वाला आपका ऑल ऑफ द अबव है करेक्ट इसका आंसर। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर कंसिडर किए गए थे कि जो टेस्ट है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का, इट इज वेदर अ रीजनेबल मैन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ सोसाइटी एज द एक्यूज्ड placed in the situation in which the accused was placed would be so provoked as to lose his self control। दूसरा, इंडिया में जो वर्ड्स एंड जेस्चर्स हैं, they may also under certain circumstances cause grave and sudden provocation as to bring act within the first exception of section 300। and तीसरा, the mental background created by the previous act of the victim may be taken into consideration in ascertaining whether subsequent case caused grave and sudden provocation। तो ये हो गया आपका ये वाला पैसेज कंप्लीट। कमिंग टू द नेक्स्ट पैसेज अगेन, क्योंकि लाइन से ही हमको क्रिमिनल के सब मिल गए थे, पहला सीआरपीसी पूछा, फिर आईपीसी इन्होंने पूछा, फिर इन्होंने एविडेंस पूछा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिमिनल के इन्होंने पांच के सेट तैयार कर लिए। अब यहाँ पर अगेन बात करूं तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एक तरह से कि किस किस चीजों के बारे में बात हो रही है, बट आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस हमें दिख रहा है, एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, ये प्रिंसिपल हमें हमारे यहाँ का पता है। बर्डन लाई करता है प्रोसिक्यूशन पे टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये वाला थोड़ा हेल्पफुल है, अदरवाइज इतना कुछ यहाँ पर हेल्पफुल नहीं रहा है। 299 की बात हो रही है, 84 ऑफ द आईपीसी की बात हो रही है। जनरल बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता है, इट ऑलवेज रेस्ट ऑन द प्रोसिक्यूशन। ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आपकी हो रही है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो रही है। एंड सेक्शन 84 की जब बात करें इंसैनिटी की, तो नथिंग इज एन ऑफेंस, उसके बारे में बात कर दिया। एंड देन 105 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है 105। देन यहाँ पे सेक्शन 4 शैल प्रिज्यूम आ रहा है, वो सब कंसिडर करते हुए सबके प्रिंसिपल को बताते हुए अगेन जो चीज इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूडेंट मैन को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यही पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ये एक्सट्रैक्ट है आपका इस वाले केस से, दया भाई छगन भाई ठक्कर स्टेट ऑफ गुजरात से, बट इससे हमें जवाब नहीं मिलेगा। जवाब कैसे मिलेगा? जवाब ऐसे मिलेगा कि अगर आपने पढ़ रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ referred to as the prudent man standard in the excerpt and the section 4 of the Indian Evidence Act would correspond to which of the following exceptions। तो यहाँ पे beyond reasonable doubt is the correct answer, जो कि आपको पहली लाइन में भी देखने को मिल गया। Now common parlance में जो term onus of proof and burden of proof है, ये यूज करे जाते हैं interchangeably। However accurate usage in evidence law term correspond to which of the following। तो अभी आपने ऊपर देखा कि एक प्रूफ है जो शिफ्ट कभी नहीं होता है, ठीक है, वो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया, दैट इज नॉट शिफ्टिंग। ओनस ऑफ प्रूफ है जो शिफ्ट होता रहता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज समथिंग यहाँ पे जो एविडेंशियल बर्डन से बात कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ओनस ऑफ प्रूफ रेफर्स टू लीगल बर्डन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो इंसैनिटी वाला पार्ट है 84 वाला, वो एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हम इंसेन है कि नहीं है, बट यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर हमेशा रहता है, तो वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ वहाँ पे उनको एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन लीगल टर्म्स में जब बात करेंगे कि वो इंसेन है कि नहीं, तो एक लीगल पूरा सेटअप है जिसको समझाना पड़ेगा एक्यूज को, एंड देयरफॉर ओनस ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस शुड बी द आंसर, बाकी थोड़े वेरिएशन हो भी सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट सेक्शन 4 इंडियन एविडेंस एक्ट का ऑल्सो रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ। तो सिंपल टर्म्स में ये कंसेप्ट क्या होता है, तो कंक्लूसिव प्रूफ जब आपने पढ़ा होगा तो यही होता है कि भाई इसको रिबट करना बहुत मुश्किल होता है, कोर्ट इसको बड़े तसल्ली से इसको लेके बैठ जाती है कि यही सही है, अब इसके लिए कोई फर्दर प्रूफ कोर्ट मांगती नहीं, आपसे कोर्ट फर्दर प्रूफ मांगेगी नहीं। अब अगर दूसरी पार्टी को कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो वो फिर बाय हुक बाय क्रुक समथिंग करके वो लेके आए
बट कोर्ट आपसे नहीं करेगी। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो समझ में आया, नॉट रिक्वायरिंग एनी फर्दर प्रूफ, तो प्रूफ ऑफ अ फैक्ट होता है बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल नोटिस एंड देयरफॉर नॉट रिक्वायरिंग एनी फर्दर प्रूफ, ये हो सकता है आपका बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है विद रेफरेंस टू द अबव एक्सर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन, कौन सा इसमें सही है। तो 89 के लिए अगर हम बात करें तो ए कुड बी द बेस्ट आंसर, कि जहां पे डिफेंस ये कह रहा है कि वो 84 में उसको डिफेंस चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन को उसको डिस्प्रूव करना चाहिए बाय द लीडिंग एविडेंस। अगेन ये बेस्ट आंसर हो सकता है। इंडियन एविडेंस में थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत अंतर बहुत होता है, माइल्ड सा अंतर होता है। तो बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम गिविंग द आंसर्स, बल बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का अप्लाई करता है कौन से सर्कमस्टेंसेस में। तो 105 अगेन बहुत, ये तो सिंपल सा है, अगर बेयर एक्ट किसी ने पढ़ रखी थी, अगर याद थी उसको, तो उसको ये साफ साफ मिल जाएगा। द आंसर इज बी। 105 में लिखा हुआ है 105 ऐसे हालातों में होता है जहां पर प्लीडिंग एक्यूज करता है ब्रिंग बैक केस को किस में लाके, जनरल एक्सेप्शंस में लाके, स्पेशल एक्सेप्शंस में लाके, या प्रोविजो में, आईपीसी में, या कोई भी लॉ जो ऑफेंस को डिफाइन करता है। तो ये हो गया आपका ये आईपीसी वाला पैराग्राफ खत्म। अब ये लेबर लॉज वाला थोड़ा मैं स्किप कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट में एकदम से आ जाती हूँ आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले पे। जी हाँ, ये आपका 20 वाला है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं अगेन। अब इसका क्या रोल है, तो थोड़ा सा गंदा सा पैसेज था ये, ठीक है, इसके फैक्ट्स बड़े अजीब से थे, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं उठाया। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बट इन्होंने एक्सट्रैक्ट के लिए बड़ा बेकार सा केस लॉ उठा लिया, एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब ये पैसेज जब पढ़ोगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब सर के ऊपर से जा रहा है, आपको शायद लगेगा नहीं यार इससे हमें क्या ही जवाब मिलेगा, एंड एग्जैक्टली यू विल नॉट फाइंड द आंसर एनीवेयर। आपको कहीं भी आंसर इसको नहीं मिलेगा सॉल्व करते टाइम। अगर ये पैसेज आपने पढ़ रखा है, अगर ये केस आपने कभी पढ़ा होगा, तो ही फिर आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो क्या इसमें इनकरेक्ट है, एक तो इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया है इस पूरे पैसेज में, बस इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट तो पूछा ही नहीं है। तो क्या फोर्स मेजर क्लॉज के लिए भाई इनकरेक्ट है, तो 96 का आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। अगेन ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि देखिए जो बर्डन होता है फोर्स मेजर का, जिसको हम एक्ट ऑफ गॉड की भी बात करते हैं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ फोर्स मेजर, ये पार्टी के ऊपर होता है भाई, उसी को बताना पड़ेगा जो क्लेम कर रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड है, तो मेरे हिसाब से ये सही है। सेकंड, एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज इंश्योर करता है कि नॉन परफॉर्मेंस, एक्ट ऑफ गॉड में अगर किसी को परफॉर्म नहीं हुआ है तो वो ब्रीच नहीं होता है, वो एक्सेप्शन है ना, तो इसलिए ये भी सही है। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फोर्स मेजर इनके हिसाब से एक ही कंसेप्ट है, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द सेम कॉन्सेप्ट, ये दोनों बहुत अलग है अपने आप में, एंड देयरफॉर इस पर्टिकुलर केस में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बार यूज किया गया है और कहीं पर भी नहीं कर रहा है। अगर इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी जज को बैठानी होती है जजमेंट में, तो काफी बार इसका जिक्र किया जाता, एंड देयरफॉर मेरे हिसाब से ये पहला, ये सी वाला इज द करेक्ट आंसर। बाकी हो सकता है कि इट माइट बी कि हाँ भाई कहीं और से कुछ और निकल आए। अच्छा, ये बहुत सिंपल है भाई, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आपका लीडिंग जजमेंट सत्यव्रत घोष हमेशा से रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर ओनली। आगे अगर हम बढ़े तो फिर इनकरेक्ट प्रोपोजिशन इन्होंने पूछा है, तो जब आप इस जजमेंट को देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 98 का करेक्ट आंसर है ए। क्या गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि कोर्ट्स के पास जनरल पावर होती है टू एब्सॉल्व अ पार्टी फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट if its performance has become onerous on account of unforeseen turn of event। जबकि आप जब इस जजमेंट को पढ़ोगे तो आपको मिलेगा the court have no general power, the court have no general power, तो this is the correct statement, no general power अगर लगाएंगे तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अगला आते हैं, इन एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड की जो फंडामेंटल बेसिस है पावर परचेज अग्रीमेंट का बिटवीन द पार्टीज, it was not premised on the price of coal imported from Indonesia. In fact, जो PPAs, there was a clause providing that changes in the cost of fuel or agreement becoming onerous to perform are not treated as force majeure. Therefore, on the ground of the rise in price of Indonesian coal, the court held that. What the court held that 99 का A होगा यहाँ पर alternative mode, क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप इसको पढ़ोगे इस जजमेंट को तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे बात करी गई थी कि अनएक्सपेक्टेड राइज हो गया था आपका इंडोनेशियन कोल में, बट कोर्ट ने बार बार इसको समझाने का प्रयास किया है कि ये पहले से पार्टीज को पता था, उनको मालूम थी, तो दिस इज नॉट समथिंग जिसको हम फोर्स मेजर की कैटेगरी में रख सकते हैं। एंड देयरफॉर जो कोर्ट है आपका यहाँ पर लिखा है फ्रस्ट्रेट हुआ था अनएक्सपेक्टेड राइज की वजह से नहीं, इवन दो पीपीएस आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्राइस, ये इन्वोक किया जा सकता था, नहीं, अनएक्सपेक्टेड प्राइस में जो हाइक हुआ है एंड आपका फोर्स मेजर क्लॉज, ये आपस में बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट वाज फ्रस्ट्रेटेड फिर ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्राइस, गलत,
देयरफॉर क्या यहाँ पे कहा था कोर्ट ने, जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा एक लाइन, ये पूरी लाइन डिक्टो मिल जाएगी जजमेंट में कि ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ परफॉर्मेंस वर अवेलेबल albeit at a higher price and that alone could not lead to the contract as a whole being frustrated. हायर प्राइस होने की वजह से उसको हम फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते। वेरी सिंपल, ये तो आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए है, पहले से ही आपने जाना होगा, पढ़ा होगा। मैक्सिम इसका क्या मतलब है, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबल, या ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ा होगा सेक्शन 56, तो आपने ये जरूर मैक्सिम पढ़ी होगी। लॉ डज नॉट कंपेल अ प्रोमिसर टू डू दैट विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। भाई लॉ उस इंसान को वो करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता जो इम्पॉसिबल है किया जाना, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट हम एसआरए का देख लेते हैं। एसआरए वाज वेरी इजी इन द सेंस कि अगर किसी ने कभी एसआरए पढ़ा होगा, ठीक है, किसी और एग्जाम के लिए, क्योंकि अगेन एसआरए वाज अ सरप्राइज एलिमेंट। एसआरए हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये पूछेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि दे ऑलवेज कम विद सम सरप्राइजेस कंसोर्शियम, और इस बार वो एसआरए के साथ आ गई अपना सरप्राइज एलिमेंट लेके। एंड लेकिन अगेन एसआरए अगर किसी ने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा होगा तो इसके क्वेश्चन इनफ थे, इसके लिए पैसेज पढ़ने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर शायद एक जवाब इसमें हमें कहीं पे मिल रहा था, मैं अभी बताती हूँ आपको। बट यहाँ पे इधर देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बस इतना लिखा है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है, और बाकी बीच में जो लाइनें लिखी है कुछ भी इसका मतलब नहीं है, लिटरली कोई मतलब नहीं है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, बस ये वाला एक पार्ट जो है आपका, ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर देगा। अदरवाइज अगेन ये कोई पैरा हमारे काम का नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, अगेन आगे का भी कुछ काम का नहीं है, तो सब ये बकवास टाइप की चीज दे दी थी। हाँ, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने पढ़ा है तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन थे, बिल्कुल फैक्चुअल। जैसे पहला देख लो, एट प्रेजेंट, अभी अमेंडमेंट हो गया था ना 2018 में, बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, मेजर अमेंडमेंट हुआ था, जिसकी वजह से काफी चेंजेस हुए थे एसआरए में। तो पूछ रहा है प्रेजेंट में क्या करेक्ट प्रोपोजिशन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तो पुराना अगर एसआरए होता ना तो आंसर आपका बी एंड सी होता, क्योंकि ये दोनों चीजें तब चलती थी। बट अभी आप नया एसआरए जब देखोगे तो आपको ये दोनों ना फुटनोट्स में कहीं पे दिखाई देगा कि ये हट चुका है। तो पहला इज द करेक्ट आंसर। एज अ जनरल रूल जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अभी एक जनरल रेमेडी है, बस इसका एक्सेप्शन क्या रखा गया है, 11 सेक्शन 11 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16। सेक्शन 11 क्लॉज 2 आपका जो है वहां पे लिखा है कि स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता जहां पे ट्रस्ट का मामला है। देन आपको सेक्शन 14 में काफी एलिमेंट्स मिलेंगे जिसके केस में स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता, जिसमें आपका स्किल वाला इंक्लूडेड है। देन आपका सेक्शन 16 आ जाता है जिसमें फिर अगेन कुछ चीजें दे रखी हैं, फिर वहां पे स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बस ये 3 एक्सेप्शंस है, अदरवाइज ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को भी एक जनरल रेमेडी बना दिया है। तो एब्सोल्युटली जिसने भी पढ़ा होगा उसको ये पता है कि ये दोनों तो हमारे पुराने वाले में थे, तो अब नए के लिए तो ये दोनों हट गया। जब ये दोनों हट गया तो डी वाला भी ऑप्शन हट गया। तो एलिमिनेशन वाज द बेस्ट तरीका यहाँ पर टू अप्लाई दिस लॉजिक। नेक्स्ट आपका एट प्रेजेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू, अभी मैंने जवाब दिया 11, 2, 14 एंड 16, तो द डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रपोजिशन रिगार्डिंग, अभी मैंने कहा ये दिया हुआ है पैसेज में। तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रोक हो जाता है ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय एनी पार्टी, तो पार्टी जो सफर करती है ब्रीच, उसके पास ऑप्शन होता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का, कैसे करवा सकती है, थर्ड पार्टी के थ्रू करा सकती है, अपनी खुद की एजेंसी के थ्रू करा सकती है, एंड एक्सपेंसेस रिकवर कर सकती है, अदर कॉस्ट को रिकवर कर सकती है जो एक्चुअली इनकर हुआ है, स्पेंट हुआ है, सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग द ब्रीच। ये सही है, ठीक। लेकिन अब साथ ही साथ में ये लिखा है कि एक टाइम पीरियड होगा, जब आप पढ़ोगे सेक्शन, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वाला है यहाँ पर। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि जो पार्टी जो सफर करेगी वो वहां पे सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस भी करा सकती है एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करा सकती है अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। लेकिन जब आप बेयर एक्ट में देखोगे तो आगे फर्दर क्लॉज में लिख रखा है कि यही हो सकता है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड करवा दिया तो स्पेसिफिक नहीं कराया जा सकता। देयरफॉर ये गलत है, तो जब ये गलत है तो ये भी गलत है, इसीलिए ए आपका करेक्ट आंसर है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। जब आप बार टू द सूट वाला पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन, तो आपको सीधी सीधी पूरी लाइन मिल जाएगी। डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट देयर ऑफ शैल बार होगा यहाँ पे, ठीक है। द प्लेंटिफ राइट टू सू फॉर कंपेंसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट एज द केस में बी, बट शैल नॉट बार, बस, ठीक है। ये हो गया आपका 104 का बी। अगेन दिस इज वेरी सिंपल, यहाँ पे भर देना है भाई आपको, ये सी आंसर होगा इसका। यहाँ पे हो गया आपका द स्टेट गवर्नमेंट,
in consultation with Chief Justice of the High Court shall designate by notification published in the official gazette one or more civil courts as special court within the local limits of the area to exercise jurisdiction and try a suit under the SRA in respect of this. तो this is it. इतना मुझे डिस्कस करना था. अब IT एक्ट वगैरह मैं इसके यहाँ पे थोड़ा सा कर रही हूँ. बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन मैं यहाँ पर एक बार एक छोटा सा रिव्यू आपके साथ करना चाहूंगी इस पूरे पेपर का, जो कल का क्लैट का पेपर आया था. ये पेपर देखो भाई, सीधी सी बात है, समवेयर ये पेपर आपका डिफिकल्ट लोगों ने कहा. जो मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने जो शिकायत करी वो यही थी कि पेपर बहुत लेंदी था. ठीक है, पेपर उनका छूट गया क्योंकि पिछली बार या हमने उससे पहले के पहले जब देखा था तो हमने 12 पैसेज वाला कंसेप्ट देखा था. 12 पैसेज में क्या था, एक पैसेज में 10 क्वेश्चन पूछते थे तो पैसेज हमें कम पढ़ने पड़ते थे. अब हुआ क्या, जो 12 पैसेज के टाइम वाला में जो लेंथ होती थी पैसेज की, इन्होंने लेंथ वही रखी, लेकिन क्या करा, पैसेज का नंबर बढ़ा के डबल कर दिया, 24 कर दिया. हालांकि हम प्रिपेयर एक और चीज के लिए थे, किसके लिए, मैंने इनफैक्ट हमारे अनअकैडमी ने यहाँ पर 12 पैसेजेस के मॉक्स भी करवाए थे, साथ ही साथ 20 पैसेजेस के भी मॉक करवाए थे. जो 20 पैसेज इन्होंने पिछले से पिछले साल पूछे थे, जिसमें क्या था कि हर एक पैसेज पे 6 क्वेश्चन थे. तो 20 पैसेज के लिए भी स्टूडेंट्स वर समवेयर रेडी, क्योंकि 20 पैसेजेस अपने आप में बहुत ज्यादा लग रहे थे स्टूडेंट्स को, बट 24 तो बहुत हो गया. अब ये मतलब वही बात होगी कि आप पैसेज बढ़ा रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता है. ऊपर से जब एक बार आपने पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तो समवेयर उसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन होंगे ना, तो वो आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए. बट आप जब पैसेज बढ़ा रहे हो तो आप बार बार अपना आइडिया चेंज कर रहे हो, आप बार बार अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, तो वो यहाँ पर थोड़ा स्विच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और फिर जब आप इतने बड़े पैसेज पूछ रहे हैं, इनफैक्ट जब 20 पैसेज वाला पेपर इन्होंने पूछा था लास्ट टू लास्ट ईयर, बहुत छोटे छोटे पैसेज थे, मतलब 6 to 7 लाइंस के खाली पैसेज थे. यहाँ पे बहुत लेंदी दिए हैं, एंड वो भी टेक्निकल वाले दिए हैं, जजमेंट बहुत सिंपल नहीं दिए हैं. तो अगर पेपर के लेवल की मैं बात करूं तो दैट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट. यस, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, टेकिंग ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस. हर एक सिचुएशन को मैं यहाँ पे ले रही हूँ, like regarding the length of the paper, length of the passages, and also considering कि पैसेज में आंसर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था. क्योंकि बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश तो करी है पेपर बनाने वाले ने, क्योंकि कुछ कुछ पैसेज में लाइक जूरिस्प्रूडेंस में हमें पूरा पूरा पैसेज में मिल गया. अभी मैंने फैमिली लॉ का आपको बताया था, अगेन उसमें पूरा पूरा पैसेज में मिल गया. फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको जो सॉल्व करे मैं उसी की बात कर रही हूँ. फिर उसके अलावा जो मुझे दिख रहे हैं आईपीसी में है, जैसे सीआरपीसी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हमें जवाब नहीं मिले हैं. थोड़े बहुत मिल गए कॉन्स्टिट्यूशन में भी, लेकिन सबके नहीं मिल रहे हैं. तो समवॉट इन्होंने एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी है, जिसके चलते कि बच्चों को, मतलब जो लोग सिर्फ पैसेज पे रिलाई कर रहे हैं उनको पैसेज में जवाब मिल जाए, जिनको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज अलग से नहीं है. लेकिन इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा उनकी तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा हो गया भाई, क्योंकि पैसेज पढ़ के तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अब जिसको फैक्ट्स नहीं आते हैं तो वो नहीं कर पाएगा, जिसको आते हैं वो कर लेगा. तो डेफिनेटली बाजी यहाँ पर वही मारेगा जिसकी फैक्चुअल चीजें बहुत तैयार थी, जो बहुत अच्छे से पढ़ के गया था सारे सब्जेक्ट्स को. तो अब अगर मैं एनालाइज एक तरीके से करूं तो पहले शुरू के जो 2 पैसेजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, ये वाला एक पैसेज हो गया, देन आपका ये वाला, दिस इज ऑल्सो कंपनी. शुरू के 2 पैसेजेस हमें कंपनी के देखने को मिले. मैं ये जो सेट ए आज इन्होंने आंसर की में दिया था उस हिसाब से ये सेट ए है, उनके अकॉर्डिंग मैं इस पर्टिकुलर सेट की बात कर रही हूँ. आई डोंट नो बाकी का फ्रेमवर्क कैसे हुआ था. नेक्स्ट जो मुझे 2 पैसेजेस देखने को मिले थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थे. ठीक है, ये दोनों पैसेजेस हमारे एडमिन लॉ के थे. 2 एडमिन लॉ देखने को मिला. फिर लगातार 2 पैसेजेस जो थे वो इंटरनेशनल लॉ के देखने को मिले. इंटरनेशनल लॉ मेरा वीक है भाई, मुझे आता नहीं है, इस वजह से मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ. ठीक है, लेकिन मेजर मैंने आपका आधे से ज्यादा पेपर सॉल्व करवा दिया है. इंटरनेशनल लॉ कल मैंने 9 पैसेजेस कराए थे, आज मैंने 7 करा दिए हैं. तो ठीक है, तो मैक्सिमम तो हमने कर ही लिया है. फिर उसके बाद मतलब 50% से तो ऊपर चला ही गया ना. फिर उसके बाद हमने लगातार 2 देखे थे आपके जूरिस के. ठीक है, लगातार 2 हमने जूरिस्प्रूडेंस के देखे. देखो, और जूरिस के तो बहुत सिंपल थे, मतलब इसमें तो हमने पढ़ाया था, बच्चों ने पढ़ा था, उनके लिए तब भी इजी था, लेकिन ऑटोमेटिक उनको आंसर्स यहाँ पर मिल गए थे. फिर जूरिस के 2 के बाद हमको सीधे लगातार 2 हमें कॉन्स्टिट्यूशन के देखने को मिले, एक ये मिला, एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट हमें ये फिर देखने को मिला कॉन्स्टिट्यूशन का. फिर उसके बाद आप एक क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर किसका, एनवायरनमेंट का. नेक्स्ट फिर हमको जो देखने को मिला, अच्छा ये डेफिनेटली वीडियो उनके लिए भी रहेगा हेल्पफुल जो लोग 2025 में देने वाले हैं, इसीलिए मैं एक एक चीज पर यहाँ पे बात कर रही हूँ. फिर नेक्स्ट आपको 2 लगातार प्रॉपर्टी लॉ के देखने को मिले.
थोड़े से टेक्निकल थे, है ना, थोड़े से टेक्निकल थे। फिर उसके बाद ये वाला जो है, अब मैं इसको फैमिली भी बोल सकती हूँ, मैं इसको सीआरपीसी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मेंटेनेंस का टॉपिक है, तो मेंटेनेंस का टॉपिक हम लोग दोनों में पढ़ते हैं। डेनियल लतीफी वगैरह का केस हमने दोनों में पढ़ा, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा दिया। अगेन इसकी बात करूँ तो इसको मैं फैमिली भी बोल सकती हूँ और इसको मैं आईपीसी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि क्रुएल्टी का टॉपिक है, दोनों में अगेन हमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट पैसेज ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सीआरपीसी था, पूरा सीआरपीसी। अगला ये हमको पूरा आईपीसी मिला। फिर नेक्स्ट हमको ये पूरा एविडेंस मिला। फिर उसके बाद आपका ये वाला नेक्स्ट जो था ये लेबर लॉस पे दिया था। आई होप ये भी सिंपल रहा होगा, वैसे तो मैंने इसको देखा नहीं, इतना टाइम नहीं मिला मुझे, बट होगा सही। फिर इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देखा है कि इन लोगों ने बहुत टफ दिए हैं, पहले भी टफ दे रखे हैं इन्होंने, जब भी कॉन्ट्रैक्ट पूछा है तो बहुत सिंपल नहीं दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, तो उस मामले में इन्होंने पैसेजेस हमेशा थोड़े से टेक्निकल दिए हैं कि स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, थोड़ी जहमत उठाएं। एसआरए दे दिया, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वही कहूंगी जिसने पढ़ रखा होगा वो जरूर 5 में से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो जरूर कर पाया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये वाला इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट दे दिया था। ठीक है, ये इनकम टैक्स हमेशा एक आता ही है, तो जो पढ़ के गया होगा शायद वो कर पाया होगा, या जो छोड़ के गया होगा नहीं कर पाया होगा ऑब्वियसली। फिर लास्ट आपका जो है अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिर से इन्होंने दे दिया था, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी क्या ही आया, 5-5 क्वेश्चन पूछा तो 15 ही मार्क्स तो आया, कहाँ 10-10 पूछते थे तो 30 नंबर तक आ जाता था कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ इतना ही आया। एंड देन ये लास्ट में टॉर्ट्स आया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने एक्सपेक्ट तो किया था भाई कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, आया, सीआरपीसी आएगा, आईपीसी आएगा, फैमिली लॉ आएगा, वो भी इन्होंने पूछा, कॉन्ट्रैक्ट हमने सोचा था, हमने टॉर्ट सोचा था, हमने लेबर सोचा था, और प्रॉपर्टी भी सोचा था, फैमिली। अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट यहाँ सिर्फ एसआरए हमें देखने को मिलता है, और नो डाउट वो इतना डिफिकल्टी नहीं था, लोगों को नहीं हुई होगी। रैदर मुझे क्या लग रहा है, जो एक्सपेक्टेड वाले पेपर थे कि कंपनी है, इंटरनेशनल लॉ है, लोगों ने उसमें डिफिकल्टी ज्यादा फेस करी, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो वो पढ़ के गए वो उनको वहां पेपर में उतना देखने को नहीं मिला। सो गाइज ये था पूरा एनालिसिस, एंड डेफिनेटली मुझे पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, बहुत अच्छा पेपर सबका नहीं हुआ है। इनफैक्ट एक पोलिंग भी मैंने करवाई थी टेलीग्राम पे, आप एक बार जाके वहाँ पे जरूर देख लेना। तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो अटेम्प्ट लोगों ने किया है वो लेस देन 80 में आ रहा है परसेंटेज, एंड 90 से 100 के बीच ओके है, देन 100 के ऊपर तो बहुत कम परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अटेम्प्ट्स यहाँ पे कम किए हैं लोगों ने, डर की वजह से कि पता नहीं सही होगा गलत होगा, पेपर छूटा है डेफिनेटली लोगों का, इस वजह से भी अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। अब आई जस्ट होप कि आप लोगों ने जो अटेम्प्ट किया हो आपका एक्यूरेसी लेवल वो बहुत स्ट्रांग रहा हो, कि जिससे कि आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा ना जाए। एंड ऑल्सो एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हमारा क्लैट पीजी 2025 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, पूरा फुल 1 ईयर का बैच हमारा ये रहेगा, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए अगर आप ये वाला सेशन देख रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं आगे क्लैट पीजी देने में। एंड जो लोग थे जिनका इस बार का बहुत अच्छा नहीं हुआ है या उनको लग रहा है कि आगे देना चाहिए, तो वो लोग भी फर्दर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एलेट का एग्जाम है आपका 10 दिसंबर को, जिन लोगों ने भरा है पैनिक मत करो, परेशान मत हो, प्लीज उस पर फोकस करो। आने वाले पेपर्स पे सीयूईटी का एग्जाम आपका मार्च में होगा, तो इसलिए आने वाले एग्जाम्स में फोकस करो, जो कर दिया कर दिया। अभी आपको पैनिक हो रहा था कि आंसर की नहीं है, तो अभी मैं फिर से थोड़े आंसर्स लेके आ गई हूँ, उससे टेली वाली करके देख लीजिए, बट उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होकर आगे की तैयारी करिए, और आगे का क्लैट के लिए भी तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, बस ये है कि हाँ मेहनत लगेगी डेफिनेटली, तो वो कर लेंगे हम साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्रैक किया जा सकता है। ये पेपर इज समथिंग जो डेफिनेटली आपको दिन रात नहीं पढ़ना है, आपको बस अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, और आप काफी कुछ इससे अचीव कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, एंड आई होप मैं आपकी मदद कुछ हद तक कर पाई होंगी। एंड देयरफॉर आज के लिए इतना ही, आगे और वीडियोस में डेफिनेटली आपके लिए मोटिवेटिंग वीडियोस लेके आऊंगी, बाकी अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, फटाफट पूरी तरीके से फैला दो, जिससे कि उन्होंने जो भी क्लैट पीजी का पेपर जिन्होंने दिया था और वो लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, आंसर की नहीं आ रही है वो, तो अपना टैली करके थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।